हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर यकीन बैच के अंदर लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा आयनन ऊर्जा, जो कि हम पढ़ रहे थे। पर हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जाओं का क्रम ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है। क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो लेफ्ट से राइट बताया था क्या होता है, कहां कहां पर एक्सेप्शन आते हैं, वो सब सिखाया था। अब जरा देखिए, मान लीजिएगा ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये बात तो तुम जानते ही होंगे ना मेरे बच्चों। अरे जानते हो सब लोग, ये पीरियोडिक टेबल है भाई। आज हमें पढ़ना है कि अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और उनका क्रम क्या होगा एक्चुअल में हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक समूह के अंदर। देखो, वैसे तो अगर मैं आप लोगों को रटवाऊं तो रटवाने के हिसाब से कह सकता हूं कि सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर आयन विभव का क्रम जो है वो बढ़ता है, घटता है। और ऐसा मैंने लिखवाया भी था, आपको याद होगा आप लोगों को, कि आयनन ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 13.6 प्रभावी नाभ के आवेश का वर्ग अपॉन में n²। हम लोग ये बात जानते हैं कि आयनन विभव जो है सामान्यतः जो भी कक्षा का नंबर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात हम जानते हैं। और इस बात से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि अगर मैं n का मान बढ़ाऊं तो बेटा आयनन विभव जो है वो घट जाएगा। और ये बात तो मुझे पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर n का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नोट पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना ही पड़ेगा मेरे शेरों। वो क्या है कि भाई सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। क्यों घटता है भाई, बताओ जरा, क्यों घटता है? क्योंकि n का मान बढ़ता है, कक्षा बढ़ती है भाई। तो हम कहेंगे क्योंकि n का मान बढ़ता है। यह बात हमें याद रखनी है, बस, और छोड़ो सारी बात। लेकिन जब हम अलग अलग पीरियड में, जैसे मान लीजिएगा मैंने एक क्वेश्चन दिया, और वो क्वेश्चन दिया मैंने कैसे कि भाई यहां पर मैंने लिखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ऐसे भाई ये तत्व दे दिए, और ये क्षारीय धातुओं के वाले तत्व हैं। और मैंने कहा कि भाई इनका आयनन विभव का सही क्रम होगा, बताइए क्या। और दिए गए 4 विकल्प हो रखे होंगे आपको। पहले विकल्प में दे रखा होगा क्या कि लिथियम का सबसे कम, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का और फिर फ्रांसियम का। दूसरा जो क्रम दे रखा होगा बी, उस बी में क्या दे रखा होगा बोलो, लिथियम का हाईएस्ट, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, फिर फ्रांसियम का, ऐसे। तीसरा जो क्रम दिया होगा उसमें क्या, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, फ्रांसियम का, सीजियम का, ऐसे ही। और चौथा विकल्प भी दे रखा होगा। अब एक बात तो क्लियर है, जब आप विकल्प नंबर पहले को देखोगे, यानी प्रथम को देखोगे, तो आपको लगेगा सर ये तो कतई गलत दिया हुआ है, ऊपर से नीचे जाने पर तो आयनन विभव घटता है, ये बढ़ कैसे गया। इसका मतलब तो यह हुआ ना भाई कि ये तो गलत हो गया जी। अजी गुरुजी ये तो गलत हो गया जी। ठीक है भाई, गलत हो गया तो ठीक है। अब जब बी की बात कर रहे हैं, लिथियम का ज्यादा, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, रुबिडियम का उससे कम, अरे सर गजब बात पता लग गई, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव तो घटता ही है। बिल्कुल सही ऑर्डर बी लग रहा है, बिल्कुल सही है, लगा दो निशान। और मैं बताऊं बेटा, 80-90% बच्चे ना इसको टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, लेकिन ये होता है -1, यानी गलत है ये भी। ये मत सोचना भाई सही है, यो भी गलत हो गया। अब आप समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, कि जो हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना,
सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है क्योंकि n का मान बढ़ता है। यह सामान्यतः होता है, सामान्यतः मतलब जनरली ऐसा होता है, ऑलवेज नहीं होता। इसीलिए हर ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। वो एक्सेप्शन को समझने के लिए या उनको याद करने के लिए हम एक तरीका बताएंगे आप लोगों को। आपको याद करना पड़ेगा। करना क्या, फोटो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इधर देखो। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आपको आयनन विभव का ऑर्डर निकालना है, क्रम निकालना है, तो उसका एक सरल तरीका है। वो क्या है? लोथर मेयर कर्व। अब जरा देखिए भाई, लोथर मेयर कर्व यहां पर अंग्रेजी में लिख दूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो तुम लड़ोगे फिर। लोथर मेयर वक्र, वक्री बोलते होंगे शायद, हाँ वक्र। ठीक है भाई, किसके अलोंग? अलोंग द ग्रुप। इसका मतलब होता है कि ग्रुप के हिसाब से लोथर मेयर कर्व बनाएंगे। जैसे पहले हमने पीरियड के हिसाब से बनाए थे लोथर मेयर कर्व, अब हम इसके बनाएंगे। और आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूं याद करने का। आप लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को पहले याद रखेंगे। सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले की बात करूंगा मैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों में आप क्या करोगे कि यहां पर हम लिखते थे बेटा जी आयनन विभव, और यहां पर हम लिखते थे क्या बेटा जी, परमाणु क्रमांक। आप लोगों ने देखा होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं ये बात करता हूं ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 कौन सा होता है? क्षारीय धातुओं का। उसके बाद अगला फिर मैं बता रहा हूं भाई, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी और वर्सेस परमाणु क्रमांक। और किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रुप 2 का। उसके बाद ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 से लेकर 12 तक तो डी ब्लॉक वाले रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। डी ब्लॉक वालों का मैं अलग बताऊंगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में आयनन विभव और परमाणु क्रमांक के बीच ग्राफ बनाना है। और सेम टू सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, आयनन विभव और परमाणु क्रमांक के बीच में ग्राफ बनाओगे ग्रुप 14 के लिए, यानी 14वें ग्रुप के लिए। और उसके बाद आप एक और वक्र बनाओगे जो सभी के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा, यानी ग्रुप कौन से के लिए? 15 के लिए भी यही चलेगा, 16 के लिए भी चलेगा, 17 के लिए भी चलेगा, 18 के लिए भी यही चलेगा। अब क्या है, जरा जब आप सही क्वेश्चन करते हो तो टिक का निशान लगाना है आप लोगों को, लेकिन यहां पर जो टिक लगाओगे वो थोड़ा सा उल्टा लगाओगे, वो भी ऐसे। यहां पर भी क्या करोगे बेटा जी, ऐसे उल्टा टिक लगाना है। और 14 में भी क्या करोगे, ऐसे उल्टा टिक लगाना है। तो आप लोगों को ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 14 में एक तरीके से याद हो जाएगा। और ग्रुप 13 में आप लोगों को क्या करना है भाई, 13वें ग्रुप में एक डब्लू बनाना है, लेकिन डब्लू थोड़ा स्टाइलिश टाइप का डब्लू है। क्या है कि ये वाला कोना थोड़ा उठा हुआ है, ये वाला कोना नीचे रहेगा, और ये वाली जो एंड पॉइंट है यानी इसका अंतिम छोर जो है वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, पर इस वाले जो इसकी मुंडी से निकली हुई है इससे ऊपर कर लेना। ठीक है भाई। अब जरा देखो, इधर देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक घटता है या बढ़ता है, तो आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे जाने पर भाई सबसे कम होगा, यानी इधर होगा। तो मैं इसको लिथियम बता सकता हूं कि नहीं? लिथियम के बाद पोटेशियम, बोलो भाई, लिथियम के बाद पोटेशियम या सोडियम? आप कहोगे सर सोडियम। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और सीजियम इस पॉइंट पर लिखना है। और जो अंतिम तत्व होगा वो एक्चुअल में यहां पर आया, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक भी ज्यादा और वो इस छोर पर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 2 की, हम लोग ये बात जानते ही हैं कि यहां पर आएगा हमारे पास बेरिलियम, फिर हमारे पास कौन आएगा, मैग्नीशियम, फिर हमारे पास आएगा कैल्शियम, फिर हमारे पास आएगा स्ट्रोंसियम, फिर हमारे पास आएगा बेरियम, और फिर आएगा हमारे पास रेडियम। ये बात जानते होंगे आप लोग। और ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं तो जो इसके एंड पॉइंट है और जहां तक भी ये कट कट लग रहा है, मतलब कोने वोने मुड़ रहे हैं इसके स्टाइलिश वाले, है ना, यहां पर आपको हर एक तत्व रख देना है ग्रुप 13 का। आप बताइए सबसे पहले कौन आता है? अगर मैं इधर से चलूं, आप कहोगे बोरोन सर सबसे पहले आएगा, और बोरोन के बाद कौन आएगा? आप कहोगे सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको सर आ गई। अब जरा देखो भाई, जब मैं ग्रुप 14 की बात करूंगा तो यहां पर सबसे पहले कार्बन आएगा, कार्बन के बाद सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आएगा, जर्मेनियम के बाद टिन आएगा, और टिन के बाद लेड आ जाएगा, पी बिलो। हो गई बात। अब जरा देखिए,
ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, चाहे नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, क्लोरीन परिवार या फिर गैसेस हो आपके पास, अक्रिय गैस, इनमें हमेशा यही रहेगा आयनन विभव और परमाणु क्रमांक। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो आयनन विभव है वो हमेशा ही घटेगा। क्या होगा? हमेशा ही घटेगा। अगर मान लो मैं यहां पर इनका ऑर्डर लिखना चाहता हूं ग्रुप 1 के लिए, तो ग्रुप 1 के लिए मुझे क्या करना होगा भाई? बताइए क्या करना होगा कि भाई जो मान सबसे ऊपर होगा उसके लिए इस अक्ष के अनुसार सबसे ज्यादा आयनन विभव होगा कि नहीं होगा, या आयनन ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल सही, ऐसा ही तो होता है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा कि लिथियम का हाईएस्ट है, फिर हमारे पास सोडियम हो गया, फिर हमारे पास पोटेशियम हो गया, फिर हमारे पास रुबिडियम हो गया। लेकिन सुनो, अगर मैं सीजियम में और फ्रांसियम में कंपेयर करवाऊं तो बेटा ये जो डेटा है इससे अगर मैच करोगे तो ये आयन एनर्जी इस वाली आयन एनर्जी से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब तो ये हुआ फ्रांसियम की ज्यादा है। और यदि फ्रांसियम की ज्यादा हुई तो आप फ्रांसियम को पहले लिखेंगे और सीजियम को बाद में लिखेंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ग्रुप 1 में वो कौन सा तत्व है जिसकी आयनन विभव न्यूनतम है, तो गलती से भी आप फ्रांसियम को टिक मत करना। आपको लगेगा कि वो सबसे नीचे है, इसी को टिक करना चाहिए, बट नहीं, इसका ज्यादा होता है सीजियम से। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये बात। ठीक है भाई, आगे देखो, इनका ऑर्डर अगर लिखना पड़े तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रांसियम का, लेकिन स्ट्रांसियम के बाद रेडियम आएगा, इसके बाद रेडियम आएगा और सबसे कम होगा बेरियम का। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। आगे देखो, अगर मान लो मैं इनकी बात करूं ग्रुप 13 की, सबसे ऊपर कौन नजर आ रहा है? बोरोन। उसके बाद कौन ऊपर नजर आ रहा है? थेलियम। जो भी ऊपर आएगा वही इसके आयनन विभव ज्यादा है। उसके बाद कौन आएगा? गैलियम। और उसके बाद कौन आएगा? बोलो। एल्यूमिनियम। और उसके बाद कौन आएगा? इंडियम। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आपको एक कह दूं ना कि इनको याद कर लो, इन ग्रुप के मतलब इन ग्राफ के बिना याद कर लो, तो भाई साहब तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तुम भी ये सोचोगे कि सर इनको याद करने का कोई तरीका बताओ। इसलिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। ग्रुप 1, 2 और 14 के लिए उल्टा टिक लगा देना, ग्रुप 13 के लिए W बना देना, और बाकी के लिए ऐसे, अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की। अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका हुआ? कार्बन का, फिर उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का, उसके बाद टिन का होना चाहिए था पर टिन का नहीं है, लेड का है। तो ये हो गया हमारे पास पीबी, और फिर हमारे पास हो जाएगा हेंसेन। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? बोलो। अरे आ जानी चाहिए यार, सब आ जाना चाहिए तुम्हें। चलो यहां तक तो ये बात क्लियर है। अब जरा देखो, ग्रुप 15, 16, 17, 18, क्या बोला मैंने? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, चाहे कोई भी ले लेना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन फोटो को एक बार याद कर लेना और समझ लेना। मैं आपको एक कारण भी बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि फ्रांसियम की सीजियम से किसी कारण की वजह से बढ़ती है। होता क्या है कि जैसे हम सीजियम से फ्रांसियम पे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। ये बात आप जानते हैं कि भाई सीजियम का 55 होता है और फ्रांसियम का जो होता है वो 87 होता है। अब जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, तो यह बात भी सीधी सी है कि प्रोटॉन की संख्या में भी वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हाँ या ना? आपको गया बिल्कुल सर। अब जरा देखिए, जितने भी प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर ही बढ़ रहे हैं ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो एक ही जगह पर बढ़ रहा है ना, यानी उसका जो घनत्व होगा पॉजिटिव चार्ज का वो तो बड़ा एक्सट्रीमली होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसे आप सीजियम से फ्रांसियम पे जाओगे और इलेक्ट्रॉनों को देखोगे और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वहां पर एफ उपकोष के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और जब वो एफ उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और हम लोगों को यह बात पता है कि एफ उपकोष की पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस की तरफ जो है वो बहुत कम होती है, मतलब वो न्यूक्लियस को भाव देते ही नहीं है। जब वो न्यूक्लियस को भाव नहीं देंगे तो उनके नाम का जो प्रोटॉन बढ़े हुए थे न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर, वो क्या काम करेंगे? उनसे बाहर वाले जो एस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 7s1 वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसको अच्छे से अनुभव कर पाएगा। मतलब एफ वाले भाव नहीं दे रहे, एस वाले बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, तो एस वाले क्या करेंगे? एफ वालों को हटो भाई, चलो मैं लग जाता हूं,
अब जैसे ही वो टाइटली बाउंड होंगे नाभिक के साथ एस वाले, किसकी वजह से हुआ? एफ वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुआ। तो आप लोग ये बात समझ सकते होंगे मेरे बच्चों कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, उन वाले एस वाले इलेक्ट्रॉनों को निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल सही, ऐसा ही तो करते हैं। तो क्योंकि ये जो प्रभाव या जो आयनन विभव में वृद्धि आई है ये एफ वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से आई है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई एफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है भाई, संपीड़न होना। तो एफ की वजह से वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं एस वाले, वो सिकुड़ गए थे, टाइटली बाउंड हो गए थे, बस ऐसे। और जो भी नीचे वाले होंगे वो सारे एफ की वजह से ही हुए हैं। तो इसको हम एफ संपीड़न या एफ कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे बेटा जी, ठीक है, एफ कॉन्ट्रैक्शन या एफ संपीड़न, नीचे वाले जो भी होंगे एफ कॉन्ट्रैक्शन। हर एक के केस में यही हो रहा था, हर एक के केस में यही हो रहा था, एफ कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर कहीं पहले भी हुआ हो, किसी के नीचे से पहले भी हुआ हो, तो वहां पर ऐसा डी की वजह से हो जाता है। वैसे इनमें तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें अगर हुआ है तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि यहां पर भाई डी कॉन्ट्रैक्शन लगा होगा। तो यह आपको कारण भी पता लग जाएगा, डी संपीड़न हुआ यहां पे। तो यह संपीड़न का पता होना बहुत जरूरी है। अब जिस तरीके से मान लो, जिस तरीके से आपको पता है भाई कि यहां पर आप लोगों का क्या हो चुका है भाई, यहां पर इनका ऑर्डर पता लगा है। अब अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन और उनकी बात करें तो उनका ऑर्डर क्या रहा होगा? मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होगा बेटा जी? कम। तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ होगा, फिर फास्फोरस का उससे कम, उसके बाद क्या होगा, आर्सेनिक का उससे कम, उसके बाद क्या होगा, एंटीमनी का, और बिस्मुथ का सबसे कम रहा होगा। यस और नो? आपको सर बिल्कुल। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन परिवार की बात करूं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम और पोलोनियम, ये ऑर्डर रहा होगा। अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो मेरे पास कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन, ये रहेगा बेटा जी क्रम। अगर मैं बात करता हूं अक्रिय गैसों की तो मैं कहूंगा कि हीलियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जीनान, उसके बाद रेडॉन, ये हो जाएंगे। अरे आसान है बड़ा यार, ऐसा कोई टप नहीं है ऊपर से नीचे जाने पर प्रक्रम को याद रखना। जितने भी बेटा जी एक्सेप्शन आएंगे, जितने भी डेविएशन आएंगे, सारे के सारे लिखवा चुका हूं, सारों के कारण भी बता चुका हूं कि ये कारण था। अब तुम्हें याद करना चाहिए बात, अगर तुम्हें अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म आराम बची होगी तो। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, हट चुका हूं मैं स्लाइड से। ठीक है, चलो जल्दी से चलो, बढ़ते हैं आगे। ओके चलते हैं। टेन 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 टेन। अब इसको बाद में पढ़ेंगे यार, ऐसा थोड़ा ही छुड़वा दूंगा। चलो मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूं। जब मैं बचपन में था ना तो भाई साहब फुल मौज लेता था मैं एकदम। तो केमिस्ट्री पता नहीं कैसे पढ़ानी आ गई मेरे को, नहीं पहले मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता था भाई साहब। मेरा इंटरेस्ट था भाई ड्राइंग में। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहाड़ बनाए, या आप लोगों ने भी बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे। और फिर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत घास भी उगाया होगा यहां पर। अरे थोड़ा बहुत तो घुमाया होगा भाई, घास वास तो घुमाया होगा। बर्फ वाले पहाड़ नहीं है, घास वाले पहाड़ है, ऐसे मान लेना। ठीक है, घास वाले पहाड़ है। ऐसी मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, सारे दिन दिखाऊंगा। जहां पे मैंने एक हट बनाई, ये हट आप भी बनाते होंगे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, और जहां पे पानी बहेगा, बहुत पानी बहेगा भाई, नदी आ रही है पूरी, उधर बाढ़ बाढ़ ना जाए, बस ऐसी बनाई होगी आप लोगों ने। और जब आप सूरज निकालते थे यहां से, ऐसे 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 सूरज बनाते थे, बनाया होगा ना आपने शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे जना सूरज छिप रहा होता था तो यहां पे कुछ पक्षी आप दिखाते थे ऐसे, टोइंग टोइंग टोइंग, ऐसे पक्षी बनाते थे कि नहीं? आप लोगों को भी क्या करना है, ओ ही पक्षी देखना है। ओ पक्षी को थोड़ा ध्यान से देख लो, ओ पक्षी है भाई यो। किस किस को ये पक्षी बिल्कुल साफ समझ में आ गया, दिख गया? जो पक्षी समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे बता दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया पहले बताओ। कह हाँ जी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, ये तो क्लियर हो गया है, पक्षी मैंने आपको दिखा दिया गया है, ऐसा बना है, एक का एक पंख छोटा है, दूसरा पंख बड़ा है, ऐसा ही बनाना है, ऐसा मत सोचना कि दोनों बराबर बना लेना। अब मैं आप लोगों को आयनन विभव के क्रम समझाऊंगा, किसके अंदर, आयनन विभव के क्रम समझाऊं किसके अंदर, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो हम कहेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम, यह बात हम ध्यान रख लेते हैं। अब जरा देखो भाई क्या रहा होगा, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे शेरों, वो क्या है कि आप लोगों ये मान लीजिएगा, वैसे आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होंगी, लेकिन चलो इमेजिन कर लो, मन में खुश हो जाना, और उसका नाम बता रहा हूं मैं, उसका नाम है तिवकर्णी। 2-4 बार याद करो, मेरी तिवकर्णी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, मेरी तिवकर्णी तुम्हारी यादों में मैं खोया रहता हूं, तिवकर्णी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तिवकर्णी यह है फलाना ढिमकाना, तिवकर्णी तिवकर्णी तिवकर्णी। ये तिवकर्णी अपनी आत्मा में बसा लेना और तिवकर्णी को ऐसा याद कर लेना बेटा कि समझो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो तिवकर्णी, उसका नाम हर जगह पे लिखना है, बस हाथों पे नहीं लिखना, कभी कभी पता लगे कि मैं ऐसा ऐसे करके यहां पे तिवकर्णी लिख रहा हूं, ऐसे तिवकर्णी लिख लो। और तिवकर्णी वाले में आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूं कि तिवकर्णी के अंदर एक ऐसा कोड है जो आपको आयन विभव का एक तरीका बताएगी। ती का मतलब है टाइटेनियम वाला परिवार, जानते होंगे ना, टाइटेनियम के नीचे कुछ एलिमेंट है। व का मतलब होता है वेनेडियम वाला परिवार, और कर का मतलब होता है क्रोमियम वाला परिवार, और नी का मतलब होता है निकल वाला परिवार, यानी निकल धातु वाला परिवार, जैसे निकल के नीचे पैलेडियम फिर प्लेटिनम, वो सब ध्यान रखना है। इन समूहों में स्पेशल है, एक्सेप्शन है, इन समूहों में, इनके जो भी समूह होंगे आवर्त सारणी में या इन समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आयनिक एनर्जी में कि सर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो आयन विभव घटना चाहिए, पर यहां पर बिल्कुल उल्टा होगा। आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। यह बात याद रखना है कि तिवकर्णी तुम्हें इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे के जा रही है, ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ऐसी वैसी कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, एकदम सही इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? देवी है, प्रणाम करो उसको। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा जी अब जो बचे हुए डी ब्लॉक के अन्य ग्रुप हैं। भाई अभी तो हमने देखो डी में तो 10 ग्रुप है ना, 3 से लेके 12 तक, अभी तो सिर्फ 4 देखे गए हैं। बचे हुए डी ब्लॉक के जो अलग ग्रुप होंगे, अलग समूह होंगे, उनमें क्या ऑर्डर होगा, तो जरा देखो। तो हम कहेंगे बाकी बचे समूहों के लिए, बाकी बचे हुए समूहों के लिए अगर आप लोगों को कोई ट्रिक याद करनी है तो ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिएगा जिंक मेटल है, जिंक के नीचे कैडमियम और फिर मरकरी आते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते होंगे तो कौन से डी वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं ये बताओ। आप कहोगे सर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 3D वाला होता है, 3D10, इसका 4D10 होगा और इसका 5D10 होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि 3D10 जरूर है ये, लेकिन इसका जो पीरियड होता है यानी आवर्त जो होता है, ये तो 4th आवर्त से बिलोंग करता है, ये 5th आवर्त से, और ये 6ठे आवर्त से बिलोंग करता है कि नहीं करता? आपको सर बिल्कुल सही। बस आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप इनका ऑर्डर याद रखना चाहते हो, इनका क्रम याद रखना चाहते हो, तो जो बचे हुए ग्रुप हैं उनके लिए आयनन विभव और परमाणु क्रमांक में ऐसे एक ग्राफ बना लेना। ठीक है भाई, आयनन विभव और परमाणु क्रमांक में इस तरह से वो बना लेना ग्राफ, और उस ग्राफ में आप ये देखना बेटा कि ये जो पक्षी में दिखा रहा था ना, ऐसा ही एक पक्षी बना लेना, ऐसा ही, जिसका एक पंख बड़ा, एक पंख छोटा और एक पंख ऐसे होगा। अब आपको क्या करना है, आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे इस वाले समूह के अंदर ये बताना हो
कि कोर्स का परमाणु क्रमांक कम है, तो आप जिंक को यहां पर रखोगे, कैडमियम को यहां रखोगे और मरकरी को यहां पर रखोगे? बताओ हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। तो जरा देखिए आप लोग क्या करेंगे कि यहां पर कोई भी ग्रुप जो बचे हुए, इन चारों को छोड़कर जितने भी बचे हुए ग्रुप हैं, उनका जो 3D सीरीज वाला या 3D वाला जो भी मेटल होगा उसको आप पहले रखोगे, फिर आप 4D वाले को रखोगे और सबसे ज्यादा 5D वाला होगा। इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है भाई? तो अगर ये ट्रिक आप लोगों को पता हो गई डी वालों के लिए, और तीव्र करने के लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो बड़ा क्लियर है, यहां पर आयनन विभव और यहां पर परमाणु क्रमांक इस बार क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा ना कि घटेगा, मतलब बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयनन विभव बढ़ता जाएगा। तो ये थे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को याद रखने के तरीके। चाहे आप लोगों ने इसको पीरियड के अनुसार पढ़ा हो, आवर्त के अनुसार पढ़ा हो, चाहे ग्रुप के अनुसार पढ़ा हो, यानी समूहों के अनुसार पढ़ा हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है भाई? चलिए अब हम बात करेंगे क्या, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से आयनन ऊर्जा बढ़ती है। पहला इन्होंने दिया है परमाणु का आकार। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ा है कि आयनन ऊर्जा बराबर 13.6 जेड इफेक्टिव का प्रभाव अपॉन में एन स्क्वायर। अगर किसी परमाणु का आकार बड़ा होगा यानी उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, यानी वो नाभिक से दूर कब होगा, जब उसकी कक्षा का नंबर अधिक होगा, तो एन का मान अगर बढ़ाने पर आयनन विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा? आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल घटेगा। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप परमाणु का आकार बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता चला जाएगा और नाभिक उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, उस पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यह बात समझना कि आयनन ऊर्जा, ऐसे मैं लिख रहा हूं आयनन ऊर्जा, शॉर्ट में लिखवाऊंगा भाई, ठीक है? आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगी। कब? जब परमाणु का आकार, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आप परमाणु का आकार बढ़ाओ आयनन ऊर्जा घटेगी, आप परमाणु का आकार कम करो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए नाभिक अंतिम इलेक्ट्रॉन पर अपना ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लगाएगा, तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ टाइटली बाउंड होगा कि नहीं होगा, गुलू गुलू करेगा कि नहीं? वो जितना ज्यादा टाइटली बाउंड करेगा भाई साहब, वो नजारा, वो तकड़ी मोहब्बत करता है नाभिक से, उसको अलग करने के लिए तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है आयरन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप देखिए एक फॉर्मूला भी है, आयरन एनर्जी बराबर 13.6 प्रभावी नाभिकीय आवेश का वर्ग अपॉन में एन स्क्वायर, ये तो मैंने पढ़ाया था। सूत्र से भी डायरेक्ट पता लग रहा है कि सर प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ाने पर आयनन विभव बढ़ता है, तो नोट में लिखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर, नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। कृपया करके ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी। जैसे हम लोग बात करते थे नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, आप लोग ये बात जानते थे कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करते थे तो हम लोग कहते थे कि 1s2 2s2 और इसका 2p3 होता था बेटा जी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 7 और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4। हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई इसके 3 में 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो कि हम ऐसे दिखाएंगे, हाँ या ना? अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आप कहोगे सर स्टेबल तो ये है
और ये क्या हो जाएगा इसकी तुलना में, अनस्टेबल। आप मुझे बताइए जो स्टेबल होता है उसकी ऊर्जा कम होती है या ज्यादा? आप कहोगे सर उसकी ऊर्जा तो कम है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मानेंगे, इनको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, इसको अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूर्ण भरा होगा तो पार्शियल कंप्लीट जो फिलिंग करते हैं हम लोग, मतलब जो पूरी तरीके से अर्धपूर्ण नहीं होता, उनसे ज्यादा स्टेबल होता है और आयन विभव भी ज्यादा होगा। राइट, आगे एक और उदाहरण दूंगा मैं। अगर मुझे फ्लोरीन और नियोन में कंपेयर करना हो तो फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक और नियोन का 10 होगा बेटा जी। नियोन का कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। अब जरा देखो मेरे शेरों, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 2s2 और 2p5 आएगा और इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं। लेकिन अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसके अंदर 1s2 2s2 और 2p6 होगा। हर एक उपकोष के अंदर जितने भी कक्षक हैं सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा जी? अयुग्मित। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी में यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह बात पढ़ी होगी कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा अनस्टेबल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं, युग्म में रहते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप मुझे बताइए जो बेचारा अकेला है इसको निकालना तो आसान हो जाएगा ना, लेकिन जो युग्म में है, जोड़े में है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है और उनको निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी गैस का या किसी भी एटम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, ठीक है भाई, या वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती है, तो वहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और उसका आयनन विभव भी ज्यादा होगा। राइट, चलिए अब जरा देखो भाई, आगे है उपकोषों का भेदन यानी पेनिट्रेशन क्षमता। आप लोगों को मैंने समझाया था पेनिट्रेशन इफेक्ट, हां या ना? मान लीजिएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन, पहले तो मैं पेनिट्रेशन पावर की बात बता देता हूं, पेनिट्रेशन पावर की बात कर देता हूं या क्षमता की बात कर देता हूं, वो किस किस की सबसे ज्यादा होगी वो मैंने आपको बताया था। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें एक लोब होती है, मतलब एक ही पंखुड़ियां होती हैं। p वाले ऑर्बिटल जो डंबल आकार का होता है उसके अंदर 2 पंखुड़ियां होती हैं और d वाला जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 4 यानी डबल डंबल जैसी पंखुड़ियां होती हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो या दुनिया का कोई भी कक्षक हो उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते होंगे तो एक पंखड़ी के हिसाब से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, इसमें जो एवरेज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा और इसमें जो होगा वो 1/2 इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा कि नहीं होगा? आप मुझे खुद बताइए कि नाभिक की तरफ कौन ज्यादा भेदन करेगा, कौन ज्यादा घुसने की कोशिश करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा वही घुसने की कोशिश करेगा। तो मैंने देखा भाई बात तो सही है, तो यहां पर जो एस वाला है ये ज्यादा अच्छे से घुसेगा, फिर पी, फिर डी, एफ भी कहीं ना कहीं पीछे होगा। तो जरा समझिएगा, भेदन क्षमता जो होगी वो एस, पी, डी और एफ होगी। अगर मुझे कभी भी पेनिट्रेशन पावर दिख रही है और मैं आयनन विभव निकालना चाहता हूं, तो आयनन विभव में मैंने आपको लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था जब आपको मैं करवा रहा था बेरिलियम और बोरोन के अंदर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अंदर, और मैंने कहा था कि इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2s2 होता है बेटा, और इसका होता है 1s2 2s2 और 2p1। और मैंने आप लोगों को यह बात भी बताई थी, वैसे तो इधर से इधर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। अगर आप लोग रट्टाफिकेशन वाली लाइन पे जाओगे या कहीं से आपको ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, तो गारंटीड है कि आप ये वाला आंसर लगा के आओगे कि बोरोन की आयनन विभव बेरिलियम से अधिक है। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यह गलत था। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपके पास अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है एक साइड में और एक अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, यानी बोरोन, बेरिलियम और बोरोन में एक एक्सेप्शन आता है, आप देख लेना, जो इलेक्ट्रॉन एस के अंदर होगा वो क्या होगा? नाभिक से ज्यादा अच्छे से टाइटली बाउंड होगा क्योंकि एस की भेदन क्षमता ज्यादा है, और पी की भेदन क्षमता क्या होगी बोलो? वो कम है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूर है। दूसरा एक कारण यह भी है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो इसकी जो आयन विभव होगा वो ज्यादा था कि नहीं बोलो यार?
वही चीज जो मैंने आपको समझाई है वही मैंने यहां पर बताया है। किसी भी उपकोष की या किसी भी ऑर्बिटल की भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के उतने ही करीब होंगे, और जितना ज्यादा वो नाभिक के करीब होंगे उन इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल भी होगा। अब है आयनन ऊर्जा की तुलना करना। इतनी सारी तो कर दी, क्या करवाऊं मैं, आ जाइए जरा। चलो लेडीज एंड लेडाज, एग्जाम्पल 3। यहां पर आपको 2 युग्म दे रखे हैं और अब आप क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया? प्रत्येक युग्म से परमाणु चुनिए जिसकी आयनन एंथैल्पी अधिकतम होती है तथा अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। जैसे मान लीजिएगा मैंने ए और बी में एक युग्म दिया है और मुझे बताना है कि इसमें अधिकतम किसकी होगी। आप लोगों को एक बात याद होगी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कि जब मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को रखता था तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अर्धपूर्ण भरा हुआ है और इसका आयन विभव ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। पर मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका मतलब यह नहीं कि फ्लोरीन से जीत जाएगा। मैंने यह भी बताया था कि जब कभी भी 2 नॉर्मल तत्वों के बीच में कोई एक सामान्य तत्व आ जाएगा, सामान्य तत्व का मतलब होता है वो तत्व या तो एस ब्लॉक का हो या फिर वो पी ब्लॉक का हो, तब ये जो अर्धपूर्ण भरा वाला कॉन्सेप्ट हो गया या फिर वो पेनिट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, भेदन क्षमता वाला, वो मान्य नहीं होगा। आपको क्या देखना पड़ेगा? सिर्फ प्रभावी नाभ के आवेश। तो मैं ये बात जानता हूं कि अगर प्रभावी नाभ के आवेश से देखा जाए तो यहां पर प्रभावी नाभ के आवेश जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा होगा और आयनन विभव जो होगा वो सबसे अधिक फ्लोरीन की होगी। जब मैं मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन की बात करता हूं तो हम लोग ये जानते हैं कि तीनों के तीनों तत्व तीसरे आवर्त से बिलोंग करते हैं या संबंधित हैं, और आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के जो वैलेंस सेल में यानी संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित भी हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा अपने अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। तो आप यहां से क्या चुनेंगे भाई? आर्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा फ्लोरीन और आर्गन। तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिए, ए ऑप्शन में वो क्या कहेगा? अच्छा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। बी ऑप्शन में वो क्या कहेगा भाई? आर्गन, सॉरी फ्लोरीन और आर्गन। सी ऑप्शन में वो क्या कहेगा? फ्लोरीन और फास्फोरस। और डी ऑप्शन में वो क्या कहेगा? बोलो, नाइट्रोजन और आर्गन। ऐसे वो ऑप्शन बनाएगा। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है कि भाई जो भी करेक्ट होगा उसी को टिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने एक और बात कही। इसने कहा कि द्वितीय व तृतीय आयनन विभव में सबसे बड़ा अंतर किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है? द्वितीय और तृतीय आयन विभव में सबसे बड़ा अंतर कब रहा होगा? कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, निकलेगा वो। लेकिन जब वो तीसरे से निकलने जा रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं अंदर वाली कक्षा से निकल रहा होगा, और अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल रहा होगा कि नहीं? यानी हमें आयनन विभव बहुत ज्यादा देना पड़ा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आयनन विभव का जब हम बढ़ता हुआ क्रम रखते हैं तो जहां पर सबसे बड़ा लार्ज डिफरेंस आता है ना, लार्ज डिफरेंस आता है, वहां पर आपको पता लग जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल का है और उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में होते हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि सेकंड और तृतीय में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, यानी जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तृतीय वाला इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं अंदर की सेल में होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही, लेकिन पहले 2 लोग कहां रहे होंगे? संयोजी सेल, मतलब बाहर वाली सेल में। तो आप ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए वो वाला आपको तत्व चुनना है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपको दिखेगा 3s2 जो कि थर्ड में 2 है। तो आप लोग क्या करेंगे? देवसेना को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन का द्वितीय आयनन विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रम से होगा। कैलकुलेट नहीं करना है, समझना है। मैंने करवाया भी था कि अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं और मैंने फ्लोरीन लिया, अब आप समझिएगा जब मैं द्वितीय आयनन विभव की बात करूंगा तो यह बात तो क्लियर है ना भाई? ये बात तो क्लियर है ना कि भाई पहले इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। तो मैं क्या काम करूंगा कि जब मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूंगा तो यहां पर O+ बनेगा, और फ्लोरीन से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूंगा तो F+ बनेगा। अब जरा समझिएगा,
हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 7। और उन 7 का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1s2 2s2 और 2p3 आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पर जब इसमें टोटल जो है फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा जी? 9। एक चला गया तो 8 बचे। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा कि नहीं आएगा? आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा भाई कि भाई इसके 3p में ऐसे ये अर्धपूर्ण भरा होगा, और फ्लोरीन में जो p उपकोष है ये अर्धपूर्ण भरा नहीं होता। साथ ही साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन संगत तत्व हैं, यानी परस्पर पास वाले तत्व हैं। देखो परस्पर पास, इनके बीच में कोई नहीं आ रहा है। तो क्या यहां पर अर्धपूर्ण वाला कॉन्सेप्ट लगा दे? और यदि अर्धपूर्ण वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया तो अब मुझे क्या काम करना है? दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन O+ से निकालना है, और यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन F+ से निकालना है। तो मुझे यह बात समझ में आ जाएगी कि O+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से ही फ्लोरीन प्लस से ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, और उसको बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अगर मैं क्रम से बात करता हूं तो ऑक्सीजन के लिए मैग्नीट्यूड यानी मान जो होगा वो अधिक होना चाहिए, और फ्लोरीन का जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो आप जरा देखिए यहां पर ऑक्सीजन का यानी जो क्रम से की बात करें वो पहले वाला मान कम है, और ये बेटा जी क्या है? ज्यादा। तो मतलब अमरेंद्र बाहुबली तो इसका आंसर नहीं हो सकता ना। फिर अगर बात करूं बी की, दोनों में समान मान, समान तो हो ही नहीं सकते, समान कभी नहीं होंगे, तो बाहुबली भी गया। अब जरा देखिए पहला मान ज्यादा है और बाद का मान छोटा है द्वितीय के लिए, यानी ये कहीं ना कहीं मैच हो रहा है हमारी बात से कि इसके लिए ज्यादा होनी चाहिए उसके लिए कम। तो हम कहेंगे कटप्पा को ही टिक करेंगे और यही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जो देवसेना वाला ऑप्शन है डी, इसमें भी क्या हो गया? दोनों के दोनों बराबर है भाई। बराबर है तो बराबर वालों तो वैसे भी नहीं रखने हमें। तो यह बात क्लियर हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात कह रहा है किसी तत्व से पहले आयतन विभव की आयनन विभव की तुलना में द्वितीय आयनन विभव का मान होता है। आप मुझे बताओ दुनिया का कोई भी तत्व हो, जब आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो जो उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से और ज्यादा ताकत से बन जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और उनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यानी सेकंड आयन विभव पहले वाले से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और मैंने आपको बताया भी था क्रम से ऐसे ऑर्डर कि IE1 का मान सबसे छोटा, IE2 का मान उससे बड़ा, IE3 का मान उससे बड़ा, IE4 का मान उससे बड़ा। राइट और रॉन्ग? आपको बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे कि किसी तत्व से पहले आयनन विभव की तुलना में द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। 2 गुना 3 गुना मत करना, अधिक होता है, बस इस पर टिक करके आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है निम्नलिखित तत्वों में जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं वह तत्व बताइए जो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा रखता है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जब नियोन लिखा हुआ है तो नियोन का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन के बाद 3s2 3p3 का मतलब हो गया कि 5 और जोड़ दो तो वो फास्फोरस बन जाएगा। यहां पर आप क्लोरीन लिख दोगे, यहां पर आपके पास सल्फर हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी? आर्गन का मतलब हो गया 18, 18 के बाद ये हो जाएगा आपके पास 4s2 3d3। ठीक है भाई, तो 34 किसका हो जाएगा हमारे पास? जल्दी से बताओ सोच के। 14 के बाद हम जोड़ेंगे 18, 18 के बाद हम जोड़ेंगे ओ भाई साहब 16 और 2। ठीक है, तो जरा देखो ये क्लियरली है पी ब्लॉक का तत्व है, यानी 4s2 4p2 कार्बन परिवार का तत्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास जर्मेनियम। क्या हो गया जी? ये जर्मेनियम। अब जरा देखो जब इनको आप ऑर्डर को अरेंज करोगे तो आप देखोगे फास्फोरस और भाई सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, और कहीं ना कहीं फास्फोरस से पहले सिलिकॉन आया होगा और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आया होगा। हाँ या ना? आप मुझे बताओ ऊपर से नीचे जाने पर तो वैसे ही आयन विभव क्या होता है भाई? कम होता है। तो जर्मेनियम का आयन विभव तो सिलिकॉन से भी कम हो गया, तो ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो देवसेना तो पहले टिक हो गई। अब जरा देखो हमें पता है कि जब कभी भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और आयन ऊर्जा भी बढ़ती है सामान्यतः। तो हम ये कहेंगे
कि सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा होगी, पर फास्फोरस सल्फर में जब हम कंपेयर करेंगे तो आप कहोगे कि सर फास्फोरस अर्धपूर्ण भरा हुआ है तो इस वजह से फास्फोरस की अधिक होगी, किससे? सल्फर से। ये तो बात क्लियर थी। लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो आप जो है टिक लगाएंगे क्लोरीन पे। दूसरी बात, आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि बेशक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूर्ण भरा हो, पर क्लोरीन और फास्फोरस के बीच में एक नॉर्मल यानी सामान्य तत्व आ गया है, इसीलिए हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को ही मेन इफेक्ट मानकर इस पर आंसर लगाएंगे। तो इस बार जो करेक्ट आंसर आएगा मेरे बच्चों वो कटप्पा आएगा, C4 कटप्पा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा किसी तत्व X की क्रमागत आयनन ऊर्जाएं किलो कैलोरी में दे रखी है और कहा है X तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यह पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमेशा क्या होता है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे कम, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा उससे ज्यादा और फोर्थ उससे ज्यादा। मैंने आपको यह बात बताई थी कि जहां पर सबसे बड़ा अंतर आएगा समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा से निकाला जा रहा है और उससे पहले के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा से निकाले जाते हैं या रहते हैं। आप मुझे बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो अंतर तो कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन जैसे ही मैं 2 से तीसरे पे जा रहा हूं तो अंतर एकदम से लार्ज आया कि नहीं आया? पहले बताइए, क्या ये लार्ज या बहुत बड़ा नहीं आया एकदम से अंतर? आपको सर बिल्कुल आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाली सेल में होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल का होगा। तो यह बात समझ में आए कि नहीं आए बेटा? तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुनो जिसके बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो हम नहीं कर सकते अमरेंद्र बाहुबली। यहां पर भी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं कर सकते। यहां पर बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहुबली भी नहीं आ सकता। इस बार तो बेटा जी देवसेना जीत गई। ठीक है, अब थर्ड वाली सेल में एस के अंदर 2 है तो हम कहेंगे डी को टिक करके आगे बढ़ जाना। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच बता रहा हूं, कैसे कहूं, किसकी कसम खाऊं तुम्हें बता नहीं सकता मैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, PYQ में भी देख लेना। प्रथम आयनन ऊर्जा का घटता हुआ सही क्रम है, मतलब पहले सबसे बड़ा लिखना है और फिर आपको ऐसे घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं सोडियम से, सोडियम के बाद मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन से, ये मेरे पास 4 तत्व थे, बताए थे कि नहीं? अब क्या है कि अधिकतम बच्चों को यह लगता है कि जब वो लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त के अंदर तो आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। ऐसा वो पढ़ के आए एनसीईआरटी में या किसी किताब में से। ठीक है भाई, वो पढ़ा हुआ है, मैं उनको गलत थोड़ा कह रहा हूं। और वो ढूंढेंगे अपनी इस बात को कि ये आंसर होना चाहिए, याद करो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो होगा क्या, उनको कहां पर मिलेगा ये? ओ भाई साहब कहां मिल रहा है? ओ भाई साहब अमरेंद्र बाहुबली, मैंने बोला था कि पहला ही ऑप्शन वही मिलेगा और आपको पूरा फील करवाएगा कि यही करेक्ट आंसर है। आप लोग खुश होंगे कि 4 नंबर पक्के होंगे। ऐसे नहीं मिलते 4 नंबर। जय क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा और -1 नंबर देके जाएगा तुम्हें। समझ में आई? फिर मैंने आपको याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में पूरी प्रोडक्ट टेबल सी बनाई थी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाली, और वहां पर एक बात भी बोली थी कि मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में भी एक डेविएशन आता है। और मैग्नीशियम का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3s2 होता है, मतलब बाहर वाली सेल का, और एल्यूमिनियम का क्या होगा भाई 3s2 और 3p1। और यहां पर मैंने आपको बताया था भेदन क्षमता वाला कॉन्सेप्ट, यानी पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, राइट। और वहां पर मैंने आपको ये कही थी कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है, और ये परस्पर साथ साथ है, तो यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट देखा जाएगा। बोलो, आप हो गया सर। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। इसीलिए मैग्नीशियम का जो आयनन विभव रहा होगा, आयनन ऊर्जा जो रही होगी, वो एल्यूमिनियम से अधिक रही होगी। ये बात ध्यान रखनी है। बट मैग्नीशियम और सिलिकॉन में कंपेयर किया जाए तो इनके दोनों के बीच में एक सामान्य तत्व आ गया है, जिस वजह से अब हमारे पास जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाम के हिसाब से ही आंसर दिया जाए तो सिलिकॉन का अधिक होगा। तो भाई आप ये देखो सिलिकॉन का अधिक कहां पर दे रखा है, सबसे अधिक। तो भाई या तो ए में दे रखा है या बी में दे रखा है, हाँ या ना?
तो आप कटप्पा को और देवसेना को तो पहले ही निकाल दोगे। फिर सिलिकॉन के बाद हमें लगता है कि एल्यूमिनियम होगा, बट नहीं, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सोडियम। तो बी फॉर बाहुबली को टिक करेंगे। तो बेटा अगर इनके इनके चक्कर में आओगे ना, अमरेंद्र, बाहुबली और कटप्पा और देवसेना के चक्कर में, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो नीट में आने के चांसेस रहते हैं, और मैं कहता हूं कि आता भी होगा। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उसको समझाऊंगा। जरा देखिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या, आप पहले समझना, फिर उसके बाद बात करूंगा। परिभाषा बाद में दूंगा, पहले समझाऊंगा। मान लो तुम्हारे पास कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के सेंटर पे नाभिक है, और मैंने आपको यह बात तो समझाई हुई है कि दुनिया का कोई भी परमाणु हो, उसके अंदर कुल जो कक्षाएं हैं वो हमारे पास अनंत होती हैं। तो ऐसे ही क्या रहा होगा भाई, ऐसे ही क्या रहा होगा, ऐसे ही इनके बीच में, ऐसे मैंने कहा कि भाई ऐसे इसके अंदर अनंत सेल होंगी, और ये कोई इसका बाह्य सेल है, यानी संयोजी सेल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को आना है। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉनों को यहां से निकालते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, निम्न ऊर्जा लेवल से उच्च ऊर्जा लेवल में लेके जाते हैं, तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए और वो इसके इलेक्ट्रॉन अंदर घुसता चला जाए, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब जाएगा, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि नाभिक के पास जाने से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल ज्यादा प्रभावित करेगा, और जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, यानी जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा थी, वो बाहर निकलती चली जाएगी। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, पहले वो अनंत पे आता है, और अनंत से वो डाउन आया है कहां पर, इस nth वाली सेल में। तो उसने जब एनर्जी एमिट करी होगी, बाहर निकाली होगी, तो इस वाली एनर्जी ऊर्जा के बराबर, मतलब ये वाले बराबर करी होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको हम EA से भी प्रदर्शित करते हैं, ये बात समझ जाना। ठीक है भाई, पर हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी कक्षा के में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हो, तो आपके पास एक सूत्र होता था, En बराबर 13.6 जेड प्रभावी नाभिक के आवेश का वर्ग अपॉन में n स्क्वायर। और मैंने आपको यह बात भी सिखाई थी कि नाभिक से लेकर जब हम अनंत वाले सेल की ऊर्जा निकालते हैं, कुल ऊर्जा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा जी? E इनफाइनाइट 0 के बराबर हो जाएगी। अब जरा देखिए, अगर मैं टोटल मान में से ये वाला मान माइनस कर दूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको मैं कह रहा था वो बराबर हो जाएगी E अनंत माइनस के En, यानी 0 में से, ये माइनस में था भाई, ठीक है, ये माइनस में होती है, माइनस में से माइनस के 13.6 प्रभावी नाभ के आवेश का वर्ग अपॉन में n स्क्वायर, और माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 13.6 जेड इफेक्टिव का वर्ग अपॉन में n स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यही मान आयनाइजेशन एनर्जी का था और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, मतलब आयन ऊर्जा का भी फार्मूला यही था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही फार्मूला है, क्या दोनों बराबर है क्या? मैंने कहा नहीं, दोनों में अंतर है थोड़ा। क्या है कि जब कभी भी आप समझने की कोशिश करना, जब हम आयन विभव के बारे में बात करते हैं तो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो मान अलग होगा, और जब हम आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए मान निकालेंगे तब मान अलग होगा, यानी दोनों के जो जेड इफेक्टिव है यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश वो भिन्न भिन्न होंगे, जिस वजह से वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, चलो ये तो फॉर्मूला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस रहा होगा, आ रहा होगा, तो वो एनर्जी को एमिट कर रहा होगा, उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बंधुता। परिभाषा क्या कहती है? अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो प्लीज समझिएगा, परिभाषा क्या कहती है? बोलो भाई। वो कहती है, भाइयों और बहनों, वो कहती है जब किसी गैसीय
विलगित परमाणु में, भाइयों और बहनों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। तो जो अधिकतम ऊर्जा बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, जो अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जरा देखिए। हमें पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी ईए का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो है 13.6 प्रभावी नाभ के आवेश का वर्ग अपॉन में n स्क्वायर। यही होता है भाई, यूनिट इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे किसी भी आवर्त में बताना हो, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, इस तरह की पीरियोडिक टेबल होती है, और मुझे बस यह बताना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, किसी भी जब आवर्त में चलते हैं ना तो कक्षा का नंबर सेम रहता है, कांस्टेंट यानी नियतांक होता है, परंतु प्रभावी नाभ के आवेश लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बेटा जी? वो मैंने आपको बताया था कि वो इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। और यदि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां पर एक नोट पॉइंट है जो हमें लिखना है, बहुत जरूरी है वो नोट पॉइंट। वो क्या है जरा देखिए, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? बोलो, अरे बोल तो दो। आप कहोगे सर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसके अलोंग बताई मैंने? ये सामान्यतः बोली, ऑलवेज नहीं बोली, ध्यान रख लेना, सामान्यतः बोली, ऑलवेज नहीं बोली, ये बात क्लियर समझ लेना। फिर मैं आपको कुछ एक्सेप्शन भी समझाऊंगा जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई लिथियम है, ठीक है भाई, कोई लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और इसी प्रकार से हम अरेंज करेंगे। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर लेफ्ट से अगर हम राइट जा रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। परंतु एक जगह पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो क्या गड़बड़ है, प्लीज समझिएगा क्या गड़बड़ है। वो गड़बड़ कुछ ऐसे है कि वैसे तो ऑर्डर ये चल ही रहा है, परंतु कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। अब भाई साहब ये बात नहीं पचेगी, तुम्हें डर लगेगा यहां पे कि भाई साहब ये बात नहीं पची हमें, सर कैसे हुआ ऐसे? तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मान के चलो कि जब नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है जी? 1s2 2s2 2p3, यही होगा।
अच्छा, ये आप मुझे बताओ, सॉरी 2p3 था, मैंने 6 लिया गलती से, माफ करना, 3 था। ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अर्धपूर्ण भरा हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल। तो मैंने कहा कि भाई ये तो हमारे पास स्टेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, सॉरी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2, 2s2 और 2p2, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ना तो ये पूर्ण भरा हुआ है ना ही ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो अनस्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया। अब जरा देखो भाई, मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, वो ऊर्जा जब किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, वो ऊर्जा जब किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है और जो अधिकतम ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं भाई। तो जरा देखो हुआ क्या कि मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और मैंने इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। जब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा तो वो बन जाएगा नाइट्राइड, यानी नाइट्रोजन के ऊपर -1। जब कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो बन जाएगा कार्बाइड, यानी कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए, पहले नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो अब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर मैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं तो यहां पर 1s2, 2s2 और मुझे 2p4 करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मुझे बताइए, कार्बन में पहले 6 हुआ करते थे, अब 7 हो जाएंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, क्या वो 2s2 और वो 2p3 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। अब जरा देखिए मेरे शेरों, अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि सर ये अर्धपूर्ण भरा नहीं है, ये तो ऐसा ही है फर्जी, लेकिन ये अर्धपूर्ण भरा है इस बार। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल, और ये क्या हो गया हमारे पास, अनस्टेबल। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, यानी जो ऊर्जा निकलती है। आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन पहले स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दुखी हो गया, अनस्टेबल हुआ, क्या कोई स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा? आप कहोगे नहीं सर, ये पहले अनस्टेबल था, अब हमारे पास क्या है, स्टेबल हो गया। अब आप समझिएगा, अगर ये पहले स्टेबल है तो इसकी जो ऊर्जा थी वो क्या रही होगी, कम ऊर्जा वाला कारक है ये, कम ऊर्जा वाला, ठीक है। और जब ये अनस्टेबल हुआ तो क्या हो गया, इसकी ऊर्जा क्या हो गई भाई, अधिक ऊर्जा हो गई। आप मुझे बताओ, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है ना ही उत्पन्न की जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब ऊर्जा संरक्षण हमेशा कांस्टेंट रहती है तो ये कम ऊर्जा थी, इधर अधिक ऊर्जा हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी, जो ऊर्जा की अधिक्य है वो तो हमने दिया होगा ना भाई। यहां तो निकलने की बजाय क्या हो गया, उल्टा खर्चा करना पड़ गया, हमें इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी देनी पड़ गई यार। लेकिन जब ये अनस्टेबल था तो अनस्टेबल का मतलब क्या है, अधिक ऊर्जा। जिन चीजों की अधिक ऊर्जा होती है वो अनस्टेबल ही होते हैं, अधिक ऊर्जा। लेकिन जब ये स्टेबल हो गए तो ऊर्जा कैसी हुई, बोलो। आप कहोगे सर कम ऊर्जा, यानी जो अधिक ऊर्जा थी वो अब कम ऊर्जा हो गई है, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट था एनर्जी का वो बाहर निकल गया होगा। जरा देखो ये फोटो क्या कहता है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन लेने तक जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, वापस से चलते हैं, हाँ ये वाला वापस से चलते हैं। आप मुझे बताइए भाई कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो ऊर्जा हमें देनी पड़ जाएगी ना, क्योंकि पहले कम थी बाद में ज्यादा, मतलब वो बाहर निकालेगा थोड़ा ही, उल्टा हमें देनी पड़ गई। लेकिन कार्बन की पहले अधिक थी फिर कम हुई, यानी जो अधिकतम ऊर्जा बाहर निकली होगी कि नहीं निकली होगी, और जितनी ऊर्जा बाहर निकली होगी सीधा मान है कि भाई उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा रही होगी। पर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बेटा ये बात हमें समझ में आ गई, तो भाई ये जो एक्सेप्शन था ये कहां गया, ये वाला एक्सेप्शन था, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं जो नई चीज है, वो ये है,
आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें होती हैं धरती पे, और उन धरती पे जब हम चीजों की बात करते हैं तो जिनको हम कहते हैं अधातु, और अधातु लोग क्या होते हैं? अधातु वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब जरूरी थोड़ा ही कि कोई अधातु एक ही इलेक्ट्रॉन ले, वो तो एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है भाई, हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल, बहुत सारी अधातु हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। जैसे नाइट्रोजन ही मान लो, नाइट्रोजन पर -3 आता है, कार्बन पे कार्बन पे -4 भी आ जाता है कई बार, ठीक है? तो मतलब ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन पे -2। तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकल आने पर या डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम प्रथम आयन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो अगर हम दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब उसको हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, या अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, जिस टॉपिक के ऊपर से यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, जरा देखिए। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज होती है। शायद आप लोगों को हो सकता है कि नहीं पता हो, नीट के हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में अगर पढ़ते कभी तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो माइनस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और माइनस के 5/2 RT ये फॉर्मूले के बराबर होती है। अब होता क्या है कि लो टेम्परेचर पे ये वाला मान इस वाले मान की तुलना में बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इस मान को हम कई बार नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे लोग जो है इन दोनों को बराबर ही मान लेते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर है। परंतु वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे ना नीट में, अपने आप देख जाओगे वहां पर वो जो कॉन्सेप्ट आप समान मानते हो वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, और एक मैंने ऐसे ही रैंडम लिया जिंक 30। हम लोग ये बात जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि सबसे पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करिए, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कम से कम बाहर वाली सेल का तो कर ही लेना। तो आप यहां पर करोगे, इसका बाह्य वाली सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s1, इसका हो जाएगा 2s2, इसका हो जाएगा 2s2 और 2p1, इसका हो जाएगा 2s2 और 2p2, इसका हो जाएगा 2s2 और 2p3, इसका हो जाएगा 2s2 और 2p4, और इसका हो जाएगा क्या, इसका होगा बेटा जी 2s2 और 2p5 और 2s2 और 2p6। ऐसे कर लिया हमने। जिंक का भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। आप कहोगे सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10। अब मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि जिन जिन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को स्टेबल लगते हैं उनको स्टेबल लिखो और बाकी सबको अनस्टेबल लिखो। अब जैसे मैं मानता हूं कि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया बेटा। आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो अनस्टेबल है। आप लोगों को पता होगा कि बेरिलियम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, युग्मित रहते हैं, तो इसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर ये हमने स्टेबल मान लिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा, अर्धपूर्ण भरा हुआ है। आप कहोगे सर ये भी स्टेबल की कैटेगरी में ही आएगा। ये क्या होगा बेटा जी, अनस्टेबल। और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये क्या है, स्टेबल। और ये क्या है, स्टेबल। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। मान लो अगर कोई परमाणु है, कोई भी तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है, वो और इलेक्ट्रॉन ना देना चाहता ना लेना चाहता। अब देने की बात तो होने नहीं, यहां लेने की बात चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि यहां पर जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे? आप कहोगे सर लेना तो नहीं चाहते, अंदर से मन में आ रहा है लेकिन लेना तो नहीं चाहेंगे।
जब वो लेना नहीं चाहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको आप 0 के बराबर मान लेना कि वो चाहते नहीं है। आप क्या करोगे, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता को किस मान लोगे, 0 के बराबर। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी हो जाएगी, 0, कि लेना ही नहीं चाहते। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, ये लेना ही नहीं चाहते। अब जितने और बचे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसको आप लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 विकल्प देगा वो आप लोगों को। 4 विकल्प देने के बाद पता है क्या कहेगा कि बताइए वो कौन सा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 के बराबर है। ऐसे पहचानना है। आप देखेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल होगा उनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 के बराबर है, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनस्टेबल है तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ ना कुछ जरूर होगी, उसको आप 0 के बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। फिर बात करेंगे एंथैल्पी की। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कभी भी हम पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं किसी भी एटम के अंदर, जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसको हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता एंथैल्पी कहते हैं, है ना भाई। और अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता एंथैल्पी जानेंगे, तीसरा ऐसे ही होगा। अब आप समझिएगा, जितने भी अनस्टेबल स्टेबल हैं, अगर हम उनमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उनको हम अनस्टेबल करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी जब वो स्टेबल होते हैं तो कम ऊर्जा वाले होते हैं, और जब आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो अधिक ऊर्जा वाले बन जाएंगे। तो वो जो अधिक ऊर्जा होगी वो कहां से आएगी, वो हम ही तो देंगे भाई। और जब किसी प्रक्रम में, जब किसी अभिक्रिया में हम ऊर्जा देते हैं तो वह प्रक्रिया उष्मा शोषी कहलाती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। राइट और रॉन्ग, गलत तो नहीं कहा मैंने। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रथम, तो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो हमेशा उष्मा शोषी होंगी। तो इनके लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव। यहां पर भी डेल्टा Eg1 आपके पास पॉजिटिव ही होगा। लेकिन समझिएगा, जो पहले से अनस्टेबल हैं, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन के मजे आ जाएंगे भाई, क्योंकि उनको पेयरिंग करने का मजा आ जाएगा, पेयरिंग करने का मौका मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो वो अधिक ऊर्जा के लेवल से कम ऊर्जा के लेवल में आता है, तो जो अपनी ऊर्जा होती है उसको उत्सर्जित करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये तो हमने पढ़ाई है यार फिजिक्स में, है ना। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो वो प्रक्रम क्या हो जाएगा, बोलो, वो प्रक्रम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उष्माक्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उससे ऊर्जा निकलेगी। और जितने भी उष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि डेल्टा एच का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 4 विकल्प देने के बाद कि बताइए किसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्माक्षेपी होगी, या फिर बताइए दिए गए 4 ऑप्शनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्मा शोषी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव, बाकी एक आप लोग क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, किसी स्पीशीज में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाला जा सकता है अगर हम जबरदस्ती करें तो, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी डाला जा सकता है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी डाला जा सकता है। तो वहां पर अगर मैं डालता हूं इलेक्ट्रॉन दूसरा, जैसे मैंने Eg2 कहा, या फिर मैं यहां पर डेल्टा Eg3 लिख रहा हूं, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर डालते हैं, तो एक बात ध्यान रख लेना मेरे बच्चों कि चाहे किसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, वो हमेशा ही उष्मा शोषी होगा, यानी वो हमेशा ही आपका एंडोथर्मिक होगा, हमेशा ही साइन पॉजिटिव रहेगा। बाकी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए जो साइन रहेगा वो हमेशा ही कैसा रहेगा बेटा जी, पॉजिटिव, चाहे वो धरती पे कोई भी हो। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि द्वितीय आयनन विभव धनात्मक होता है, उष्मा शोषी होता है, कारण क्या है।
असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे भाई, एक जमाने में जब आया था क्वेश्चन। तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा जी, अनस्टेबल है। अगर आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो ये O माइनस बनाएगा, हाँ या ना? आपको कि सर बिल्कुल सही बनाएगा। तो जो डेल्टा HEG होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो तो नेगेटिव हुई ना, उसमें 6p बाहर निकली होगी। लेकिन जब कभी दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने जानने की कोशिश करी होगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर थोड़े ना एंटर करेगा, उसके अंदर थोड़े ना घुसेगा। वो तो ऑक्साइड में अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कि नहीं करेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में या ऋणात्मक ऋणात्मक चार्ज के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल जहां जहां पर लगता है दुनिया में, आप खुद देख लेना, आपके दोस्तों में, अपने दोस्तों में, जब तुम्हारे दोस्त लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो तुम क्या करते हो? भाई किसकी शक्ल देख ली, हटाओ यार। गुस्सा आता है कि नहीं आता? एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? भाई ये मेरे सामने मत ले आना, मैं बहुत पीटूंगा भाई इसको। तो ऐसा आता है कि नहीं आता? बोलो। तो ध्यान रखना है कि सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और वहां पर हमेशा ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो कोई तो ऊर्जा दे रहा होगा ना, और ऊर्जा देगा कौन? हम ही देंगे। और कौन देगा? तो इसका मतलब है कि जब कभी भी आप द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो हमेशा ही क्या हो जाएगी बच्चों? वो होगी उष्मा शोषी। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं नोट पॉइंट भी लिख देता हूं, वो क्या है जरा समझिएगा। द्वितीय या तृतीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है। और धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ? सदैव एंडोथर्मिक होना, सदैव उष्माशोषी होना। और कारण क्या होगा? कारण होगा स्पीसीज, जो भी स्पीसीज लेते हो, स्पीसीज के नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज यानी आवेश, नेगेटिव चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल, ये कारण होगा बेटा। गुस्सा आया है तो ये पॉइंट आपको लिखकर आगे बढ़ना है। तो इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि दिए गए 4 विकल्पों में वो कौन सा स्पीसीज है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धनात्मक होगा या किसका मान ऋणात्मक होगा। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं जो सामान्य होगा। वो क्या था कि मैंने भाई आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सामान्य थे आवर्त में तो क्रम लिखवा दिया। ठीक है। अब वर्गों की बात करूंगा मैं, यानी अब समूहों की बात करूंगा बेटा। तो जरा देखिए, बात करेंगे हम किसकी? पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऊपर से नीचे जाने पर, किसमें? ऊपर से नीचे जाने पर। अब जरा देखो मेरे शेर, ऊपर से नीचे जाने पर इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं इस अरेंजमेंट को, आया ना? तो जरा देखो, जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्मूले की बात करता हूं तो वो बराबर क्या होगा? 13.6 प्रभावी नाभिकीय आवेश का वर्ग बटे में n स्क्वायर। हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः कक्षा जो है वो बढ़ती है, यानी आकार बढ़ता है। तो अगर n का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? कम। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो आप याद रखेंगे, वो क्या है जरा देखिए कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर
इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः, इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः घटती है। क्यों घटती है भाई? क्योंकि n का मान बढ़ता है। अब मैंने यहां पर देख लो भाई, यहां पर मैंने क्या काम करा है, सामान्यतः लिखवाया, ऑलवेज नहीं लिखवाया। अब मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे ना, तो इतने सारे एक्सेप्शन आए, इतने सारे ऑर्डर उल्टे सीधे आए कि याद रखना बड़ा मुश्किल हो गया। और ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बंधुता के वैसे फिर डाले ही नहीं गए, चाहे नीट में मान लो, चाहे IIT में मान लो, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा था। लेकिन कुछ मुख्य तत्व थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके बीच में कंपेयर किया गया, जिनके बीच में पूछा गया कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी और कम होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता देता हूं। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आया है एक बार, और ऐसे आया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमें 4 आपको मतलब तत्व दिए हुए हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम बताना है कि क्या होगा भाई। तो जरा देखो हुआ क्या था कि भाई बहुत सारे बच्चे आए, उनको याद रहता है कि यार इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो सही क्रम होता है वो तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता चला जाता है। तो उन्होंने ये मानकर चला कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। भाई साहब ये ऑप्शन मैच भी हुआ, दिए गए 4 विकल्पों में मैच भी हुआ। हुआ क्या कि ये भी आपके पास गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया भाई, क्लियरली गलत है। -1 मिला, 4 नहीं मिलेंगे वहां पे आपको। अब जरा देखो फिर वहां पे होगा क्या एक्चुअल में। बेसिकली वहां पर एक डेटा हमें मिला, और वो हमने देखा कि यार फ्लोरीन और क्लोरीन में एक फ्लक्चुएशन आई कि क्लोरीन का ज्यादा था फ्लोरीन से, पर वो क्यों ज्यादा था ये बात नहीं पता थी। फिर लोगों ने दिमाग लगाया, समझाने की कोशिश करी, और फिर ये जाना कि बेसिकली जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, और यहां पर 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करता हूं तो वो 2, 8 और 7 होगा। ये बात आप जानते हो बेटा, हाँ या ना? आप कह रहे हो सर बिल्कुल जानते हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि भाई फ्लोरीन के सेंटर पे एक नाभिक है, फिर एक कक्षा है, फिर एक कक्षा है, ऐसी कक्षा बनी होंगी। आप मुझे बताइए कि पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लेंगे भाई 7 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे। लेकिन जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन के अंदर जो है नाभिक भी इसका थोड़ा सा बड़ा होता है फ्लोरीन से, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। फिर इसके अंदर हम सेल की बात करें, प्रथम सेल, तो प्रथम सेल रही होगी, फिर उसके बाद दूसरी सेल रही होगी, फिर उसके बाद तीसरी सेल रही होगी कि नहीं रही होगी? बोलो यार। आप कहोगे सर बिल्कुल, इसके अंदर ऐसे तीसरी सेल भी रही होगी। तो जरा देखो यार, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो प्रथम कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, फिर द्वितीय के अंदर ऐसे 8 आएंगे, और बाहर वाली के अंदर कितने आएंगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर घुसना चाहता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अग्रिम इलेक्ट्रॉन। अग्रिम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो ना क्या होता है? जो आने वाला है, या क्या कहते हो, एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कह लीजिएगा। अग्रिम इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर पहले से उपस्थित होते हैं। अब यहां पर ये क्लोरीन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, ठीक है भाई, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? अग्रिम इलेक्ट्रॉन, यानी आने वाला इलेक्ट्रॉन। अब बात यह है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन रख पाएगा? हुआ क्या कि जो ये फ्लोरीन था ना, इसका घर छोटा सा था भाई, और इसके घर में, छोटे से घर में, इसके अंदर 7 इसकी बीवियां थी, या इसकी मतलब वाइफ थी, ऐसा मान लीजिए। आप खुद सोचिए, एक तो फ्लोरीन छोटा सा घर लेके बैठा हुआ है,
ऊपर से 7 बीवियां रखे हुए हैं, तो भाई वहां छोटे से घर में 7 बीवियां बवाल मचा देंगी, करती रहेंगी कि नहीं, बोलो यार। तो ऐसा यहां पर हुआ, और इनको जब ये बात पता लगे कि फ्लोरीन 8वीं के चक्कर में भी है, इधर से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या यहां पर कलेश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहोगे सर कलेश तो पड़ेगा। तो मैं एक बात बताओ, यहां पर इसकी कक्षा छोटी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो हम यहां पर कहेंगे कि क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, नेगेटिव चार्ज का घनत्व ज्यादा है, और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रिपल्शन लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा? आप कहोगे सर समझ में तो आ रहा है, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने में दिक्कत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन के घर में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यह भी एक बड़ा महाराजा टाइप का इंसान है, क्योंकि इसकी सेल जो है ना बड़ी है, आलीशान महल है। आलीशान महल के अंदर 7 बीवियां रखे हुई हैं, और ये बीवियां इतनी दूर दूर होती हैं कि इनको पता भी नहीं होता कि 8वीं कब आ जाए। अब आप मुझे बताओ, यहां पर साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है बाहर वाली सेल में, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी नेगेटिव चार्ज का घनत्व कम होगा या ज्यादा कंपेयर टू फ्लोरीन? आप कहोगे सर फ्लोरीन की तुलना में तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इसका मतलब क्या है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको कम रिपल्शन फील करना पड़ेगा, और वो बहुत आसानी से इसके अंदर एंटर भी कर जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता ज्यादा अच्छी किस में रही, क्लोरीन में कि फ्लोरीन में? आप कहोगे सर क्लोरीन में रही। तो ये एक्सेप्शन पाया गया था फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी सेकंड पीरियड वाले, सेकंड आवर्त वाले और थर्ड आवर्त वाले तत्वों के बीच। और सिर्फ इसी में नहीं है, और सिर्फ इसमें नहीं है, आप ऐसे मान लीजिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, इनकी बात बता रहा हूं मैं। हमेशा ही क्या पाया गया कि जो रीजन क्लोरीन और फ्लोरीन में पाया गया ना, कि भाई क्लोरीन की ज्यादा थी फ्लोरीन से, वही ऑक्सीजन सल्फर में पाया गया, वही नाइट्रोजन फास्फोरस में पाया गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके में नहीं पाया गया, बिल्कुल। तो यहां पर यह बात क्लियर है कि नोट पॉइंट लिखेंगे, क्लोरीन या फिर सल्फर या फिर फास्फोरस, क्योंकि हर एक को कंपेयर कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी भाई, क्रम से फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यह भी है, कोई भी ग्रुप ले लो आप, कोई भी वर्ग ले लो आप, उस वर्ग में आपको यह लगेगा कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऊपर वाला, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसकी विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी, पर नहीं, सेकंड वाले की ना होकर किसकी होती है बेटा, थर्ड वाले की। तो एक नोट पॉइंट और लिखूंगा मैं दूसरे वाला, वो ये होगा, अपने वर्ग में तीसरे आवर्त का या थर्ड आवर्त के तत्वों की, तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अगर आप लोगों को ये छोटे छोटे से पॉइंट भी याद रहे, आप लोगों ने इनके नोट्स भी बनाए अपनी नोटबुक में, तो यहां से आप सारे क्वेश्चन हिला लोगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इधर अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है कि यहां पर क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला गया तो हमारे पास क्लोराइड बनाया गया, प्रक्रम में डेल्टा एच होगा। आप मुझे बताइए कि जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक 17 है कि नहीं है? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगा कि नहीं होगा? यानी ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे, हमेशा ही पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो तो लेना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल हो सके।
तब ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर ऊर्जा बाहर निकलेगी तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, आप कहोगे सर ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी में डेल्टा एच का मान क्या होता है, आप कहोगे सर वो मान होगा नेगेटिव। यानी B4 बाहुबली को आप टिक करोगे वो हो जाएगा ऋणात्मक। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऊपर। आगे देखिए, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जब कभी भी आप डेल्टा एच का मान नेगेटिव करते हो। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर x माइनस एक्स बनाया, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये तो आयनन हुआ, आयनन ऊर्जा लगी होगी यहां पर। तो आयनन ऊर्जा जो होती है वो तो सदैव धनात्मक थी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा अगर देनी पड़ी तो फिर तो ये ऊष्मा शोषी हुआ ना, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा ना बेटा। आपको सर बिल्कुल। अब जरा देखिए, ऑक्साइड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन डालने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसको आयनन नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन निकालने को आयनन कहते हैं। तो यहां पर आपने एक बात समझना कि जब आप द्वितीय इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसके लिए तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि डेल्टा एच का मान क्या होगा भाई, पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी होगी ये भी। लेकिन जब आप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या कहते हैं, आयनन, और ये तो सदैव ही क्या होगा, ऊष्मा शोषी। डेल्टा एच का मान यहां पर पॉजिटिव है। अब ऑक्सीजन, आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो मैंने नेगेटिव बताई थी ना भाई। अनस्टेबल वालों के लिए नेगेटिव और स्टेबल वालों के लिए पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड तो हमेशा पॉजिटिव। तो जब यहां पर डेल्टा एच का मान, ईजी का मान नेगेटिव आएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर सिर्फ देवसेना ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर डेल्टा एच का मान नेगेटिव या वो ऊष्माक्षेपी है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण परमाणु के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रभावित होता है। विद्युत ऋणात्मकता, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बाद में पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी, भाई साहब ये तो होती है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्टेबल होता है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है कि नहीं, तो बी तो बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी मैंने बताया कि होता है, कि जो जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उनको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, वो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन देना। तो आप ये देखिए कि भाई कौन कौन से होंगे। केवल विद्युत ऋणात्मकता नहीं, अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं। केवल आयन एंथैल्पी, बाहुबली भी नहीं। केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी या उपरोक्त सभी, तो आप कहोगे सी। उपरोक्त सभी तो नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तथा आयनन एंथैल्पी। तो यहां पर कटप्पा जीत गए हैं, इसको आप टिक करके आगे बढ़ोगे। अब इसने एक बात और कही, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर तत्वों की उनकी बढ़ती हुई ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के क्रम से व्यवस्थित करिए। जरा देखो, क्या ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, क्या नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है। समझिएगा, ये मेरे पास सेकंड पीरियड और ये मेरे पास थर्ड पीरियड। आपको मैंने बताया था कि आपको देखने पर यह लगेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटती है, पर सेकंड वालों में और थर्ड वालों में हमेशा थर्ड वालों की ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अच्छा, एक काम कर लो, नाइट्रोजन इधर लिखा जाएगा और फास्फोरस इधर, ऑक्सीजन इधर और सल्फर इधर, ठीक है। और इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटा जी, बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, अगर मैं नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कि नहीं होगी, पहले बताइए। आपको सर बिल्कुल होगी। लेकिन अगर मैं सल्फर में और ऑक्सीजन में कंपेयर करूं तो हमें पता है कि सल्फर की ज्यादा होगी क्योंकि वो तृतीय वर्ग का है। तो सबसे ज्यादा जो इसका ऑर्डर लिखेंगे वो सल्फर का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अब ये थर्ड पीरियड का है, उसको हरा देगा, तो यहां पर हमारे पास फिर फास्फोरस आएगा और फिर आएगा हमारे पास नाइट्रोजन। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, घटता हुआ क्रम, ठीक है। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन भी करने को मिलते हैं।
आगे दिया गया है क्या, इसने कहा है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, एक्स वाई जेड में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होगी यदि एक्स वाई और जेड का मान क्रमशः 0, माइनस और -2 होगा। तो आप मुझे बताइए, जब हमारे पास ओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहां पर ओ एज इट इज मान लेना, यहां पर ओ माइनस मान लेना और यहां पर ओ -2 मान लेना। आप मुझे खुद बताइए, क्या ऑक्साइड में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बेटा हमें और एनर्जी उल्टा देनी पड़ेगी इसको, इसके लिए तो वैसे ही डेल्टा एच क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। और मान लो अगर मैं यहां से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन घुसाना चाहूं तो इसके लिए भी डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा, नेगेटिव। और आप लोग ये समझ जाओगे कि ज्यादा ऊर्जा कहां पर निकलेगी, कहां पर बाहर निकलेगी ऊर्जा, आप कहोगे सर ए वाले ऑप्शन में निकलेगी जब आपके पास नॉर्मल ऑक्सीजन होगा। आप सोचोगे क्यों ऐसा हुआ, तो आप लोगों को यह बात तो पता है ना भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जितने भी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, और हमें यही तो चाहिए, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो हमें प्राप्त होगी कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या थी कि जब किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो यहां पर अमरेंद्र बाहुबली को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम बात करेंगे भाई आगे अगले लेक्चर में विद्युत ऋणात्मकता का टॉपिक। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा, कवर करना चाहूंगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, उष्मा गति की, है ना, कि अगर मान लीजिए कोई भी एटम दे रखा है आपको, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं आयनन, यानी, और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी, सोडियम। अब आप समझिएगा, अगर मैं इस अभिक्रिया को उल्टा कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, Na+ और इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na, क्या बन जाएगा बेटा जी, Na। अब आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो किसमें, Na+ में, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये किसकी होगी, ये होगी Na+ की। ये बात ध्यान रखना है कि ये होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। आप लोगों को याद होगा कि जब हम उष्मागतिकी पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे, किसी प्रक्रिया में कोई भी अभिक्रिया जब हम उल्टी करते थे तो वहां पर एंथैल्पी या ऊर्जा का जो साइन होता था सिर्फ वो चेंज होता था, उसके मान में कोई चेंज नहीं होता था। मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन मान सेम रहेगा। इससे हमें एक बात पता लगती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसी भी एटम की, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होगी उसके धनायन के। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, और ये हमेशा सदैव रहती है, ये बात हमेशा सदैव रहेगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, जो आपको छोटी सी बात ध्यान रखना है, दुनिया का कोई भी एटम हो, दुनिया का कोई भी परमाणु हो, उसके लिए सदैव, ऑलवेज, उसके लिए सदैव आयनाइजेशन एनर्जी, कोई भी एटम हो वो हमेशा ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। गलती से भी ये मत सोच लेना मेरे शेरों कि यहां पर तो आपने बराबर करी है, यहां पर ज्यादा कर दी है। यहां पर बराबर करी है उसके धनायन के साथ, लेकिन अगर मैं उसके एटम के साथ कंपेयर करूंगा तो हमेशा आयनन बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता से। ये पॉइंट ध्यान रखना है भाई, बात समझ में आई। और इसको करने के बाद अब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, तो मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया, आप लोगों को सीखकर बहुत मजा आया होगा। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय।